बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप सबको पता है कि मैंने अपने चैनल पे एक सीरीज स्टार्ट की हुई है बुक रीडिंग की, और उसमें हम रीड कर रहे हैं पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी बाय अब्दुल सत्तार। लास्ट टाइम हमने सेकंड चैप्टर का स्टार्ट किया था हमने, और उसमें हमने पढ़ा था द फाउंडिंग फादर विजन की हमारे जो फाउंडिंग फादर थे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उनका क्या विजन था पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के ऊपर। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर इस वीडियो को ज़रूर देखें। चैप्टर नंबर 2 पार्ट ए, यस, इसी नाम से ये वीडियो होगी। तो पहले इस वीडियो को देखिए एंड देन फिर आगे वाली वीडियो को देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 पार्ट 2। आज हमने पढ़नी है इंड्योरिंग रेलिवेंस ऑफ प्रिंसिपल। इंड्योरिंग का मतलब होता है पायदार, और रेलिवेंस कहते हैं ताल्लुक को। तो पायदार ताल्लुक के क्या प्रिंसिपल्स हैं वो हम इस वीडियो में आज देखेंगे, जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बताए थे, और जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी फ्रॉम द वेरी बिगनिंग जिनको फॉलो किया जा रहा है उनको आज हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। The thread that runs through the statements of Pakistani leaders and which has a timeless value is that the interests of Pakistan are best served by upholding the universal recognized principles of international law codified in the Charter of the United Nations. Their observance by all states, large or small, more or less powerful, is indispensable for the preservation of international peace and the promotion of cooperation among nations to their mutual benefit. जो पाकिस्तानी स्टेट के जो लीडर्स हैं वो उनका सबसे बेहतरीन जो बेस्ट इंटरेस्ट है वो क्या, पाकिस्तान के इंटरेस्ट हैं, और उन्होंने उन्हें उसी पाकिस्तान के इंटरेस्ट को सर्व किया है यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट करते हुए, उनको अपहोल्ड करते हुए, जो कि यूनाइटेड नेशन के चार्टर में दिए गए हैं, उनको अपहोल्ड करते हुए उन्होंने पाकिस्तान के इंटरेस्ट को सर्व किया है। और उनकी जो ऑब्जर्वेंस है वो चाहे वो लार्ज स्टेट हो, स्मॉल हो, या फिर मोर और लेस पावरफुल स्टेट हो, उनकी जितनी भी ऑब्जर्वेंस है वो उनकी क्या है, वो है प्रिजर्वेशन ऑफ इंटरनेशनल पीस। इंटरनेशनल पीस को किस तरह से प्रिजर्व करना है, और कोऑपरेशन को, ताउन को कैसे प्रमोट करना है डिफरेंट नेशंस के बीच में अपने म्यूचुअल बेनिफिट्स के लिए, डिफरेंट नेशंस के म्यूचुअल बेनिफिट्स के लिए। Just as an individual cannot achieve fulfillment in isolation from the nation to which he or she belongs, a state too has to seek its destiny in cooperation with the world community. The success as well as the failure of our foreign policy can be traced to whether or not it earned the nation a place of respect in the international mainstream. A policy that leads to isolation is inimical to the interest particularly of middle and small powers. Inimical कहते हैं नुकसानदेह को। तो जिस तरीके से एक इंडिविजुअल अपने डेस्टिनी को अचीव नहीं कर सकता, अपने गोल को अचीव नहीं कर सकता, इसी तरीके से एक नेशन जो होती है उसको भी दूसरी नेशन के साथ, वर्ल्ड कम्युनिटी की दूसरी नेशन के साथ कोऑपरेट करना पड़ता है एज सक्सेस। और फिर जो किसी भी कंट्री की फॉरेन पॉलिसी की जो सक्सेस होती है उसको हम कैसे देख सकते हैं कि आया वो सक्सेसफुल है या फिर वो एक फेलियर है। तो हम ये देखेंगे कि किसी भी नेशन की जो प्लेस आती है वो इंटरनेशनल मेन स्ट्रीम में वो कहाँ पे है, उसकी कितनी, उस नेशन की कितनी रिस्पेक्ट है। तो उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी भी नेशन की, किसी भी स्टेट की फॉरेन पॉलिसी कितनी सक्सेसफुल है। और एक ऐसी पॉलिसी जो कि आपको आइसोलेशन की तरफ लीड करती है, वो नुकसानदेह होती है आपके इंटरेस्ट के लिए, स्पेशली जब आप एक मिडिल या फिर स्मॉल पावर हो। सुपर पावर के लिए इतना मसला नहीं होता, लेकिन मिडिल और स्मॉल पावर्स के लिए एक ऐसी पॉलिसी जो कि उसको आइसोलेशन की तरफ लीड करती है वो उसके इंटरेस्ट के लिए बहुत नुकसान देती है, क्योंकि सुपर पावर को तो हर एक को तो अट्रैक्ट करने का उसके पास इतनी पावर्स होती है, वो हर एक को अपनी तरफ कर लेता है, लेकिन स्मॉल और मिडिल पावर ऐसा नहीं कर सकती। Friendship between states as between individuals is dependent on reciprocity, mutual goodwill, and respect for equity and justice. It cannot be
promoted by attempts on the part of one to dominate or impose unilaterally performance on the other. The UN Charter calls for peaceful settlement of dispute consistent with the principle of justice and international law. The Qaid reiterated that principle in offering friendship and collaboration with India. Reiterated कहते हैं दोहराना, बार बार उसको रिपीट करना. तो जो फ्रेंडशिप है, जो स्टेट के बीच में जो फ्रेंडशिप होती है, वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट होती है? वो रेसिप्रोसिटी के ऊपर होती है, म्यूचुअल गुडविल के ऊपर होती है और इक्विटी और जस्टिस के ऊपर होती है. और इसको कोई किसी के बिहाफ पे इसको नहीं कर सकता, बल्कि हर स्टेट को अपने लिए खुद ही करनी होती है. और यूएन चार्टर कॉल्स फॉर पीस, और यूएन चार्टर भी जो है वो आपको पीसफुल सेटलमेंट के लिए कॉल करता है. कौन से प्रिंसिपल के जस्टिस और इंटरनेशनल लॉ के प्रिंसिपल के ऊपर वो आपको पीसफुल सेटलमेंट के लिए कॉल करता है. और जब कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इंडिया को फ्रेंडशिप की ऑफर की थी, तो उन्होंने भी इसी प्रिंसिपल को दोहराया था. In the catalogue of enduring principle enunciated by the Qaid-e-Azam, it is necessary also to mention his views on human rights, the state's responsibility towards citizen and the obligation of citizen to be loyal to their states. अच्छा, ये जितने भी कैटलॉग हम जिस पे जोर दे रहे हैं, जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने प्रिंसिपल्स बताए थे फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड, तो उसमें ये मेंशन करना बहुत जरूरी है कि उनके ह्यूमन राइट्स के ऊपर क्या व्यूज थे, उनकी रिस्पॉन्स और सिटीजन्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है स्टेट की तरफ, और ये ऑब्लिगेशंस क्या हैं सिटीजन्स के वो स्टेट के साथ लॉयल हों, वफादार हों. इन अ स्पीच टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 11 अगस्त 1947, he said, "You may belong to any religion, caste or creed. That has nothing to do with the business of the state." जब 11 अगस्त 1947 को उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के साथ पाकिस्तान की जो पहली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उसकी जो पहली मीटिंग थी, उसके साथ जब उन्होंने स्पीच की थी, तो वहाँ पे उन्होंने कहा था कि आप किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते होंगे, कास्ट से या क्रीड से, इस चीज का स्टेट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है. वी आर स्टार्टिंग विद द फंडामेंटल प्रिंसिपल दैट वी आर ऑल सिटीजन एंड इक्वल सिटीजन ऑफ वन स्टेट. उन्होंने ये कहा था कि हम जो है ना एक फंडामेंटल बुनियादी प्रिंसिपल से स्टार्ट कर रहे हैं, और वो प्रिंसिपल क्या है कि हम सब सिटीजन हैं और एक स्टेट के इक्वल सिटीजन हैं, यानी इक्वालिटी की बेस के ऊपर हम स्टार्ट ले रहे हैं. रिमार्केबल फॉर इट्स परस्पिक्यूशियस रिकॉग्निशन, परस्पिक्यूशियस कहते हैं बहुत दानिशमंदाना, ऑफ द इम्प्लीकेशन ऑफ द ट्रांजिशन फ्रॉम हिज रोल एज लीडर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी टू दैट ऑफ हेड ऑफ द स्टेट. अब ये उनकी एक ट्रांजिशन हुई थी, पहले वो एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर थे और अब वो स्टेट ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट थे. द स्पीच सिंबलाइज एन इंटेलेक्चुअल लेप. So far his primary concern had been the future of Muslim people. ये पहले जब वो पॉलिटिकल पार्टी के लीडर थे, तो उनका प्राइमरी कंसर्न क्या था? मुस्लिम पीपल थे. और फिर नाउ इट वुड बी ऑल सिटीजन ऑफ द स्टेट, और अब उनका प्राइमरी कंसर्न क्या है? स्टेट के सिटीजन्स. The nation henceforth was all the people of Pakistan, irrespective of their religion. और जो नेशन थी वो पाकिस्तानी थे, वो सारे पाकिस्तान के लोग थे. वहाँ पे कोई भी मजहब की उन्होंने तफरीक नहीं की थी. जितने भी लोग पाकिस्तान के अंदर रहे थे वो एक नेशन थे, पाकिस्तानी थे सारे. और इसी प्रिंसिपल के ऊपर उन्होंने कहा था कि हम स्टार्ट ले रहे हैं. Characteristically, Jinnah was consistent in giving the same message to Muslims who remained in India. From four months later, at the last session of the Muslim League as its leader, he endorsed the bifurcation of the party. Endorse कहते हैं तस्दीक करना, और bifurcation कहते हैं तकसीम को, of the party. The meeting decided, it is obvious that the Muslims of Pakistan and India can no longer have one and the same political organization.
The Muslim of India would no longer be guided from any source outside, and they would aspire to equal rights and obligation as loyal citizens of India. अच्छा, जब जिन्ना ने अपना उन्होंने यही मैसेज दिया था उन लोगों को, उन मुसलमानों को जो इंडिया में रह गए थे। और 4 महीनों बाद जब मुस्लिम लीग का लास्ट सेशन हुआ था, जिसमें उन्होंने एज अ लीडर, मुस्लिम लीग का एज अ इट्स लीडर, उन्होंने उनका जो लास्ट सेशन था उसमें उन्होंने पार्टी की तकसीम की भी तस्दीक कर दी थी। उन्होंने ये कहा था, उस मीटिंग में ये डिसाइड हुआ था कि जो मुसलमान, पाकिस्तान के जो मुसलमान हैं और जो इंडिया के मुसलमान हैं, उनका आपस में जो है ना can no longer have one and the same political organization। अब वो जो मुसलमान इंडिया और पाकिस्तान के हैं वो अब सेम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग नहीं करते, ठीक है। तो मुस्लिम्स ऑफ इंडिया, जो इंडिया के मुसलमान हैं, वो अब मजीद उनको गाइड नहीं किया जाएगा किसी भी आउटसाइड सोर्स से, और वो एंड दे वुड आस्पायर टू इक्वल राइट्स, और उनकी ये ख्वाहिश होगी कि वो इक्वल राइट्स उनको मिले, उनकी ड्यूटीज हो एज अ लॉयल सिटीजन्स ऑफ इंडिया। यानी उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान में जब आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया और पाकिस्तान जब बन गए, तो मुस्लिम लीग, कुछ मुसलमान तो इंडिया में रह गए थे और कुछ मुसलमान जो है ना यहाँ पे आ गए थे। इसी तरीके से वो कायद-ए-आज़म ने फिर इस चीज़ की तस्दीक की थी कि अब पार्टी की तकसीम हो गई है और अब जो मुसलमान इंडिया के हैं और जो मुसलमान पाकिस्तान के हैं, वो दोनों उनको सेम ऑर्गेनाइजेशन से लीड नहीं किया जाएगा। गिविंग, और उन्होंने ये भी कहा था कि जो इंडिया के मुसलमान से वो आप किसी भी आउटसाइड सोर्स से उनको गाइड नहीं किया जाएगा, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन, जो मुस्लिम लीग जो ऑर्गेनाइजेशन थी, मुस्लिम लीग जो पॉलिटिकल पार्टी थी, वो तो मेन उसका सेंटर तो पाकिस्तान बन गया था। तो फिर उन्होंने कहा था कि वो किसी भी आउटसाइड सोर्स से उनको गाइड नहीं किया जाएगा। Giving Muslims of minority provinces the credit for the establishment of Pakistan, Jinnah told the session, Pakistan is going to be a Muslim state based on Islamic ideals. It is not going to be an exile state. Exile state कहते हैं ईसाई state को। In Islam, there is no discrimination as far as citizenship is concerned. In affirming the principle of equity of citizens, Jinnah emulated the precedent set by the first Islamic state in the Misaq-e-Medina that provide for equal rights for all people, Muslims as well as Jews, Madinese, as well as those who migrated from Makkah. इमुलेटेड कहते हैं दोहराने को कहते हैं, नकल करने को कहते हैं, या फिर हवाला देने को कहते हैं। तो जब उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान के जो लोग हैं, पाकिस्तान जो है वो एक मुस्लिम स्टेट है और वो इस्लामिक आइडियल्स के ऊपर ही बेस करेगी, और ये कोई ईसाई स्टेट नहीं है। पाकिस्तान ईसाई स्टेट नहीं बनने जा रही है, और इस्लाम में किसी किस्म की कोई भी तफरीक नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं है सिटीजनशिप को लेकर। और उन्होंने उस प्रिंसिपल को, और उन्होंने उस प्रिंसिपल को भी अफर्म किया है, इक्वलिटी ऑफ सिटीजन, और इक्वलिटी ऑफ सिटीजन को भी उन्होंने अफर्म किया है। और उसके बाद उन्होंने क्या कहा था कि उन्होंने उस प्रिंसिपल को भी, प्रेसिडेंट को भी उन्होंने जो है ना हवाला दिया था, जो कि मिसाक-ए-मदीना का जो प्रिंसिपल था, जिसमें प्रोवाइड किया गया था कि equal rights for all people. The precedent set by the first Islamic state in the Misaq-e-Medina that provided for equal rights for all people, Muslim as well as Jews, जिसमें मिसाक-ए-मदीना में जिसमें ये कहा गया था कि जितने भी लोग हैं उनको इक्वल राइट्स मिलेंगे, चाहे वो ज्यूज हों, चाहे वो मुस्लिम हैं, चाहे वो मदीना के रहने वाले हैं, चाहे वो फिर बाहर मक्का से हिजरत करके आए हुए, सब लोगों को सिटीजनशिप के ऊपर इक्वल राइट्स मिलेंगे। और कायद-ए-आज़म ने इसी प्रेसिडेंट को इनका हवाला दिया था और कहा था कि पाकिस्तान में सारे लोग इक्वल होंगे और उनको इक्वल राइट्स मिलेंगे। Jinnah's vision of human rights anticipated the Universal Declaration of Human Rights adopted a year later. It proclaimed the principle
अब यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का जो प्रिंसिपल है वो क्या है? एवरीवन इज इंटाइटल्ड टू ऑल द राइट्स एंड फ्रीडम सेट फोर्थ इन दिस डिक्लेरेशन विदाउट distinction of any kind, such as race, color, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, प्रॉपर्टी, बर्थ और अदर स्टेटस। किसी भी बंदे को उसके स्टेटस को लेके, चाहे वो लैंग्वेज से रिलेटेड है, कलर से रिलेटेड है, मजहब से रिलेटेड है, सियासत से, या फिर उसके सोशल ओरिजिन या उसकी प्रॉपर्टी से के स्टेटस को लेके उसको जो है ना तफरीक नहीं किया जाएगा, बल्कि सब लोगों को इक्वल राइट्स मिलेंगे। फ्रॉम द very beginning, Pakistan's foreign policy upheld the fundamental principle of international law। और पाकिस्तान ने बिल्कुल शुरू से ही जो इंटरनेशनल लॉ के जो बुनियादी प्रिंसिपल्स हैं उनको ही अपहेल्ड किया था। स्पेशली रिस्पेक्ट फॉर इंडिपेंडेंस, नॉन अग्रेशन एंड नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर्स एज एन इंडिस्पेंसिबल कंडीशन फॉर पीस एंड प्रोग्रेस। पाकिस्तान ने जो प्रिंसिपल अडॉप्ट किया था वो क्या था कि वो रिस्पेक्ट करेंगे दूसरे के इंडिपेंडेंस का, नॉन एग्रेशन होंगे, मतलब वो नॉन अग्रेसिव नहीं होंगे दूसरे नेशंस के ऊपर, और इंटरफेरेंस नहीं करेंगे किसी भी दूसरे स्टेट के इंटरनल अफेयर्स में। क्यों? क्योंकि ये जो चीज़ें हैं इनकी खिलाफ वर्जी जो है वो पीस और प्रोग्रेस के लिए बहुत ही नुकसानदेह होती है। इट एक्सटेंडेड गुडविल टूवर्ड्स ऑल स्टेट्स एंड सपोर्ट फॉर द लेजिटिमेट काज ऑफ पीपल। The cherishing of fraternal bonds with other Muslim nations and the desires for cooperation with all other states, especially its neighbors। अब जो उन्होंने अपनी नेबर्स को लेके यही ख्वाहिश की थी कि वो जो है ना कॉपरेट करेंगे उनके साथ, मुस्लिम नेशन के साथ अपने ताल्लुकात को मज़ीद बढ़ाएंगे और किसी भी स्टेट के इंटरनल अफेयर में इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो ये थे प्रिंसिपल्स जिनके ऊपर पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी बेस कर रही थी और पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को बनाया गया था। अगर वीडियो अच्छी लगी आपको तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें अपने बाकी दोस्तों के साथ, और थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे द शेडो ऑफ पार्टीशन। अल्लाह हाफिज़।